प्रोफेसर मनोज अग्रवाल और सिद्धार्थ कलहंस, दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं आर्थिक मामलों में। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि ये सब अपनी ओपिनियन दे दें, फिर आप दोनों को मैं प्रस्तुत करूं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है और शुक्रिया। और मुझे याद है कि जी हाँ, आलोक जी कुछ कह रहे थे आप। कलहंस जी का जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत बधाई, पब्लिकली बधाई। देखिए, बड़े मुबारक दिन ये पैदा हुए हैं। मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी का रुख करता हूं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ध्यान आ रहा है कि ये मेरा आपका 17वां या 18वां बजट होगा जिसमें हम आप चर्चा कर रहे हैं पूर्व से लगातार हर बजट पे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप फिर पधारे हैं। आप बताइए सर, बजट के बारे में। इस बजट को आप किस तरह से आम आदमी के लिए और ख़ास आदमी के लिए और आर्थिक मामलों में कैसे परिभाषित करते हैं? ब्रजेश जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और कलहंस जी कल दावत भी देने वाले हैं। और सर, आप भाग्यशाली हैं, हमें तो अब तक इनविटेशन नहीं है। अवस्थी जी के स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं जी। मैं सबसे पहले आलोक अवस्थी जी के स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि 9 बजट पेश हुआ है, 10 बजट पूर्ण बजट पेश हो चुका है। और अगर 11वां बजट आता है जुलाई में तो 10वें और 11वें के बीच की बात है जी। एक चीज। दूसरा एक स्टेटमेंट मुझे यह करेक्ट करना है, अन्यथा न लेंगे कोई भी, कि जीडीपी का ग्रोथ रेट हम लोग भी समझते हैं कि करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है। और कांस्टेंट प्राइसेस पर ही लगातार, चाहे अपने यहाँ की एजेंसीज हो चाहे फॉरेन की एजेंसीज हो, वो 7% के ऊपर बता रही हैं। खैर, बाकी आपका क्या विचार है उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक इस बजट की अपनी इकोनॉमिक्स है और इस बजट का अपना जो व्यूह रचना है, पहली चीज तो ये कि ये पूर्णकालिक बजट नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो विकास यात्रा है उसी की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। और उसी क्रम में यदि हम देखते हैं 3-4 प्रोग्राम्स को लेकर के अगर हम चलते हैं, जिसकी ओर ब्रजेश जी ने कहा कि महत्वपूर्ण तरीके से, चाहे रेलवे कॉरिडोर की बात कही हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को और नए कलेवर में लॉन्च करने का प्रयास किया गया है। वो चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। और आज के दिन ये सारी कनेक्टिविटी साइज न्यूट्रल है, यानी कि जो निम्न स्तर पर आय के है उससे लेकर के टॉप तक है, ये साइज न्यूट्रल है। और इसका फायदा हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम में देखा है, चाहे 51 करोड़ जनधन अकाउंट हो, चाहे इसी प्रकार से हम आयुष्मान भारत योजना को देखते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो इस बजट में भी, अंतरिम बजट है, इस बजट में भी पूर्व बजट की भांति एक सर्वस्पर्शी रणनीति के तहत जो सेक्टर्स अब तक इग्नोर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा सभी यहां वक्ताओं ने उसकी ओर इंगित किया कि जो इग्नोर्ड हमारी इकोनॉमी में बहुत लंबे समय से रहे हो, चाहे महिला रही हो तो, चाहे कृषि रहा हो तो, चाहे यूथ रहा हो तो, या कृषि और रूरल डेवलपमेंट की बात रही हो, उन सब को लेकर के एक नया ग्रोथ इंजन बनाने की बात है। दूसरी तरफ अगर हम टूरिज्म लेते हैं, आज उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो टूरिज्म का एक सबसे बड़ा हब बन चुका है। अगर लक्षद्वीप आज हब बनने की ओर बढ़ रहा है तो यह बढ़ रहा है। विशेषता क्या है कि नए ग्रोथ इंजन सृजित करना, ये जो इकोनॉमिक लीडरशिप होती है उसका काम होता है। और साथ ही साथ कैसे जो हमारे वीक स्पॉट्स हो रहे हों उनको हम कैसे एनर्जाइज करके आगे ले जाएं। क्या हम लखपति दीदी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम तिलहन जो हमारे यहां से नष्ट हो गया था WTO के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश से तिलहन गायब हो गया या इसी प्रकार से अन्य राज्यों से गायब हो गया, और यही कारण है कि किसानों की गरीबी का कारण बना। अगर हम उसमें अगर बीज दे करके उसको बढ़ाने का काम करते हैं तो कृषि विविधीकरण, इसी प्रकार से ब्लू रिवॉल्यूशन हम देखते हैं। हमको भारतवर्ष की टोटलिटी में देखना होगा इस बजट को, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर न लेकर। ब्लू रिवॉल्यूशन भी हमारा एकदम इग्नोर्ड रहा है। ये मुझे याद है 12 मई 2020 के प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद ये चर्चा में आया। और इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें अगर हम देखते हैं तो उसको भी लेकर के आगे बढ़ाने की बात। फिर अभी 300 बिजली यूनिट को हो सकता है लोग किसी एंगल से देखें, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। क्लीन ग्रीन एनर्जी तो है ही है,
कोई भी गांव का जो है परिवार 100 यूनिट से ज्यादा सेल्फ का कंजम्पशन नहीं करता। यह प्रोत्साहित करेगा कि बाकी का 200 यूनिट, 150 यूनिट, 100 यूनिट वो अपने छोटे व्यापार में, छोटे काम में बढ़ा सके। गांव की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब वो कृषि की मृग मरीचिका से बढ़ते हुए, चाहे महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से, या वहां पर जो छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, एक और महत्वपूर्ण स्कीम है, बहुत छोटी, प्राय हम लोग छोटी स्कीम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होते हैं। जैसे मिनी सर, मेरा एक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर इस पर ध्यान दिया गया है। आपके पूर्व के जितने भी वक्ता रहे हैं, तो ये सबने बजट पर इकाइयां हैं, छोटे छोटे काम है, इस बजट पर अपने सरकार के जो बजट प्रस्तुत किया गया, सरकार के कॉन्फिडेंस लेवल पर, कि जो इग्नोर्ड सेक्टर हैं उनको लेकर आगे चलना होगा। जी, सरकार के बजट प्रस्तुत करने में और बजटरी प्रोविजंस में बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ऐसा आपके पूर्व के वक्ताओं ने इसी डिबेट में ये बात रखी है। क्या उस कॉन्फिडेंस को आप इकोनॉमी में भी महसूस कर रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था में, जो सरकार बजट प्रस्तुत करते समय अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को दिखा रही है? देखिए, कोई भी सरकार होगी वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को भी लेकर के आगे बढ़ती है, और जिस प्रकार से ये नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, आप ये मानकर चलिए कि ये स्कीम कोई महीने भर में नहीं पूरी हो जानी है। कैश का यहां पर वितरण नहीं है। यहां पर क्या है कि एक इनकम जनरेटिंग परमानेंट सोल्यूशन की बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी तभी कर सकती है जब उसको ये आत्मविश्वास हो। बाकी क्या होगा मई में वो तो सामने आएगा, लेकिन वो इस आत्मविश्वास के साथ एक दीर्घकालीन और जिसको सर्वांगीण विकास के माध्यम से लेके आ रहे हैं। अगर उनको शॉर्ट रन स्ट्रेटजी करना होता तो वो सबसे आसान तरीका है कैश का वितरण, जो नहीं किया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण मुझे यही लगता है। शुक्रिया सर, मेरे साथ मौजूद रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी हम स्थान देंगे। सिद्धार्थ कलंस जी मेरे साथ मौजूद हैं, आर्थिक मामले